इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग धातुओं के अयस्कों का सांद्रण इसके बारे में पढ़ चुके थे और 3 विधि पढ़े थे। एक चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसके बाद झाग प्लवन विधि और एक और था, उसका नाम गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो सांद्रण की तीनों विधियां हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण पढ़ना है और हम लोग सक्रियता श्रेणी को 3 भाग में बांट चुके हैं पहले ही। ऊपर की जो धातुएं हैं वो सबसे सक्रिय धातु हैं और बीच वाला मध्यम सक्रियता वाली धातु है और एक बहुत ही कम सक्रिय यानी लगभग अनअभिक्रियाशील धातु हैं। हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह से तीनों टाइप के धातुओं को हम अयस्कों से अलग करते हैं और प्राप्त करते हैं हम धातु। इसमें सबसे पहले हेडिंग है हमारा सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है। अतः इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए कि अनअभिक्रियाशील का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करती हैं धातुएं, लेकिन इनका जो ऑक्साइड होता है वह काफ़ी कमज़ोर होता है बॉन्ड। इसकी वजह से हम सिर्फ उनके धातुओं के ऑक्साइड को ही हम जैसे ही गर्म करेंगे, अनअभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर डायरेक्ट हमको धातु प्राप्त हो जाती है। तो उदाहरण हम लिखेंगे सिनाबार HgS मरकरी का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो HgS है, जब वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो मरकरी का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, इसलिए कि हम जब चार्ट बनाए थे तो वहाँ भी लिखे थे बहुत ही कम सक्रिय धातुओं को में सल्फाइड अयस्क उनके पाए जाते हैं और वह सल्फाइड अयस्क का हम भर्जन कराते हैं। भर्जन के बाद हमको धातु प्राप्त हो जाती है। तो 2HgS + 3O2 2HgO + 2SO2, ठीक है। हम जैसे सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो HgS जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है वह कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी यानी पारा में अपचयित हो जाता है। कहने का मतलब सीधा यही है कि HgS को वायु की उपस्थिति में कंटिन्यूअस गर्म करोगे तो जैसे ही गर्म होगा तो HgO में कन्वर्ट हो चुका होगा और फिर हीट करेंगे फर्दर, मतलब और ज़्यादा गर्म कर दें तो HgO भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे सिनाबार से मरकरी, तो क्या करेंगे, सिनाबार में पहले उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम भर्जन कराएंगे रिएक्शन 2HgS + 3O2 2HgO + 2SO2। उसके बाद HgO को हीट कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2Hg + O2। सिर्फ गर्म ही कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा। ये अपचयन ही हो रहा है। यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब इसकी संयोजकता यहाँ पे +2 है, यहाँ अकेले है। कोई भी एलिमेंट जब अकेले सिंगल हो जाता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ गर्म करने से ही धातु अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गया। क्लियर। तो कैसे प्राप्त करेंगे सिनाबार से मरकरी, तो ये दोनों रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। कापर के अयस्क कापर ग्लांस अयस्क भी लिखवाए हैं आपको। कापर के अयस्क कापर ग्लांस से तांबे को निम्न प्रकार से अलग किया जाता है। कापर को ही हम तांबा भी बोलते हैं। तो 2CuS ये कापर ग्लांस है + 3O2। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को हम गर्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना पिघलाए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म करके किसी भी अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलना, यही प्रक्रिया का कहलाती है भर्जन। अभी हम इसका डिफिनीशन भी आगे चर्चा करेंगे। सीधा बस याद रखिएगा, पहले स्टेप में भर्जन कराते हैं, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट हम अपचयन कराते हैं, ठीक है। तो कापर के अयस्क कापर ग्लांस से तांबे को निम्न प्रकार से अलग किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होता है, 2Cu2S + 3O2 गर्म करते हैं, तापन मतलब हीट करना, तो 2Cu2O कापर का ऑक्साइड + सल्फर डाइऑक्साइड।
अब ये बन चुका और इसमें से भी कुछ मात्रा रहती है, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो फिर ये दोनों मिल करके मतलब Cu2O और Cu2S ये दोनों मिल करके आपस में एक दूसरे से मतलब ये सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है 6Cu + SO2। ये रिएक्शन भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कैसे प्राप्त करेंगे कॉपर ग्लांस से कॉपर, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Cu2S कॉपर ग्लांस 3O2 ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड + 2SO2 और फिर ये क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2S से रिएक्शन करेगा, सल्फ़र ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बाहर और कॉपर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं में आपके सिलेबस में यही दो धातुओं को हमको अलग करना है, Hg और कॉपर को। तो आप लोग इसको रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा लिख करके। ठीक है, अगला है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो मध्य में स्थित के लिए आप प्रोसेस क्या लिखे थे कि मध्य में दो तरह के मतलब कि धातु दो टाइप के अयस्क पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का हम निस्तापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का वर्जन करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है। तो देखते हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। यही एलिमेंट हैं आपके, याद रखिएगा। प्रकृति में ये प्रायः कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हम धातु के ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं? इसलिए कि धातु के ऑक्साइड के अपचयन से धातु प्राप्त करना अधिक आसान होता है। तो ये हम बता रहे हैं आंसर, इसका क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे लास्ट में, तो आंसर आप लोग लिखिएगा सुन के ही, इसे लिखा हुआ नहीं है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में मतलब धातु का सल्फाइड हो या धातु का कार्बोनेट हो, उसकी तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से मतलब धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करना, तो किसके द्वारा? धातु ऑक्साइड से अगर ऑक्साइड निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए तो धातु प्राप्त होगा, और किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना मतलब धातु के ऑक्साइड का अपचयन आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जब धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तो धातु ऑक्साइड का अपचयन काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लिख देते हैं कि किसी भी धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को पहले हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि धातु के ऑक्साइड के अपचयन से धातु प्राप्त करना आसान होता है। अगली हेडिंग भर्जन। भर्जन की डिफिनीशन पूछता है आपसे, तो लिख लीजिएगा। सांद्रित अयस्क को सांद्रण के बाद ये प्रक्रिया होती है, तो सांद्रण अयस्क जिस टाइप का होगा उसी टाइप के सांद्रण विधि हम प्रयोग करेंगे। तो सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए, पिघलेगा नहीं इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर, बिना पिघलाए गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को बिना पिघलाए गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। भर्जन की प्रक्रिया प्रावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। प्रावर्तनी भट्ठी, आपके एनसीईआरटी बुक में इसका फिगर नहीं है, पुरानी किताबों में इसका चित्र होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा कि प्रावर्तनी भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। हम बताएंगे भी नहीं, दिखाएंगे भी नहीं किसी भी बुक से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी न किसी किताब से, पुरानी बुक हो आपके पास या नेट से सर्च करके कैसे भी प्रावर्तनी भट्ठी का फिगर बना करके दिखाइएगा। तो डिफिनीशन एक बार और देखते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन की प्रक्रिया प्रावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भर्जन की प्रक्रिया किस भट्ठी में कराई जाती है। ठीक है, तो भर्जन और निस्तापन दोनों प्रक्रियाएं किस भट्ठी में होती हैं?
परावर्तनी भट्टी में, तो परावर्तनी भट्टी का फिगर आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। प्रायः सल्फाइड अयस्कों को भर्जन के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। जिंक ब्लेंड का भर्जन, यहाँ जिंक ब्लेंड का हम भर्जन करा रहे हैं। तो ZnS सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे नियंत्रित मात्रा में, पिघलाएंगे नहीं इसको, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ठीक है, तो यही प्रक्रिया उदाहरण है हमारा किसका, भर्जन का। तो जिंक ब्लेंड का क्या हो रहा है, भर्जन हो रहा है। क्लियर। अब निस्तापन पे आते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए, देखिएगा छूट गया है तो ध्यान से सुन लीजिएगा अगर नहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो। सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए अधिक ताप पर गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा, लगभग वायु अनुपस्थित होता है, बस सीमित मात्रा इसलिए लिख रहे हैं ना कि हमको गर्म करना है, तो वायु बिल्कुल नहीं होगा तो हीट नहीं होगा, इसलिए सीमित मात्रा का मतलब इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा हीट करने में इसको। ठीक है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए अधिक ताप पर गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन। तो निस्तापन की डिफिनीशन आपकी हो गई। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। कैलेमाइन ZnCO3 फार्मूला होता है, या तो जिंक कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कौन सा अयस्क है, कैलेमाइन का निस्तापन। ZnCO3 देखो हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई नहीं देगा, बस ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी निस्तापन होगा वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, भर्जन होगा तो ऑक्सीजन दिखाई देगा। इसके पहले भी भर्जन हुआ था इसका Hg सीना बार वाले में, देखिए 3O2, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए थे, भर्जन। ठीक है, तो कैलेमाइन का निस्तापन जिंक कार्बोनेट गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हो गया निस्तापन का। एक और उदाहरण लिख लेते हैं अपने पास से। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O का निस्तापन करने पर उपस्थित जल वाष्पित होकर निकल जाता है। जैसे Al2O3 × 2H2O, तो ये किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है, नाम क्या है इसका, बॉक्साइट। करना कुछ नहीं, हीट करोगे तो वाटर है, वाटर गर्म होगा, भाप बन के निकल जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर बाहर हो गया। ठीक है, इसी तरह का अयस्क होता है लिमोनाइट, आयरन का अयस्क है, Fe2O3 × 3H2O, इसको भी हीट करोगे तो Fe2O3 अलग, वाटर अलग। ठीक है, ये सब उदाहरण है हमारे किसके, निस्तापन के। क्लियर। भर्जन या निस्तापन के बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु हम प्राप्त कर लेते हैं। हमने जिंक ब्लेंड का भर्जन किया था तो हमको क्या मिला था, जिंक ऑक्साइड। इसी तरह जिंक कार्बोनेट का निस्तापन किए हैं तब भी क्या मिला है, जिंक ऑक्साइड। अब इसका हम अपचयन कर देंगे कार्बन की उपस्थिति में। कार्बन के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, Zn+CO। क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे जिंक ब्लेंड से जिंक, और कैसे प्राप्त करेंगे कैलेमाइन से जिंक। जब पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे जिंक ब्लेंड से जिंक, तो आपको ये वाला पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, भर्जन वाला। उसके बाद से आगे यहीं पे कोष्टक में लिख दीजिएगा भर्जन, और उसके बाद से तब ये नीचे वाला स्टेप ZnO+C = Zn+CO। क्लियर। इसी तरह पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे कैलेमाइन से जिंक, तो सबसे पहले कैलेमाइन वाला ZnCO3 हीट करेंगे, ZnO+CO2, तो ये निस्तापन होगा, और उसके बाद से सेकेंड स्टेप में ZnO+C = Zn+CO। क्लियर। ठीक है, तो कार्बन तो अपचायक का काम करता ही है, इसके अलावा बहुत सी अभिक्रियाशील धातुएं वो भी अपचयन का काम करती हैं। देखते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो उदाहरण एक, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, नाम हम नहीं लिखे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। MnO2 का मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम के साथ आप हीट करोगे तो मैग्नीज मिलेगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में मिलेगा, एल्यूमिना सॉलिड स्टेट और उष्मा। कहने का मतलब ना, इस रिएक्शन में एल्युमिनियम के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जो धातु हमको प्राप्त होती है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। अगर कोई भी ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन ही हुआ है यहाँ पे,
एल्युमिनियम का स्थान मैग्नीज का स्थान एल्युमिनियम ले लिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, देख के पता करिएगा, विस्थापन ही है ये। ठीक है, ये अपचयन भी हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है ये। तो यहाँ पे MnO2 + 4Al 3Mn + 2Al 2O3 प्लस उष्मा, इतनी ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है कि जो नई धातु हमको प्राप्त होती है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। तो कोई भी ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न हो और धातु लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक उष्मा उत्पन्न हो, जिसकी वजह से जो धातु है हमको लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। तो यह उदाहरण है किसका? थर्मिट अभिक्रिया का। क्लियर? देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन भी अभिक्रिया है। अपचयन तो हमको आपको ये बताना है, यह आपके लिए क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में आप पहचान कीजिए कि किसका ऑक्सीकरण तथा किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण अपचयन। उसी के बेस पर यहाँ पे दिखा दीजिएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का, मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे डिफिनीशन है थर्मिट अभिक्रिया का, लिख सकते हैं आप। कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्माक्षेपी होती हैं। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा क्या होता है? उसमें निकलता है, जिससे उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। क्लियर? कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल है इसका, और जब आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, आयरन थर्ड का मतलब फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। इसमें भी देखो आयरन किस में प्राप्त होता है? लिक्विड स्टेट में। ये भी किसका उदाहरण है? थर्मिट अभिक्रिया का। Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3 प्लस उष्मा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बैलेंस रिएक्शन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से तैयार करिएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब सबसे लास्ट है हमारा, 2 टाइप का तो पढ़ लिया ना, तीसरा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे कि कार्बन के साथ गर्म करें और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मतलब धातु का अपचयन कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। जो धातु और ऑक्सीजन का जो बांड होता है वह बहुत ही मजबूत होता है और कार्बन उस बांड को तोड़ नहीं पाता है। इसलिए इन धातुओं के ऑक्साइड को कार्बन के मतलब कि इन धातुओं के ऑक्साइड से धातु को कार्बन के द्वारा हम अपचयित नहीं कर सकते हैं या अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन धातुओं के लिए क्या करेंगे? तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो विद्युत अपघटनीय अपचयन पढ़ चुके हैं एक बार, और आप लोग इसके पहले सेकेंड चैप्टर में, यहाँ भी उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 3 धातुएं सक्रिय को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्लोराइड गलित अवस्था में लेंगे, जलीय विलयन नहीं है, ध्यान रखिएगा। गलित अवस्था में लेंगे तो होगा क्या? तो हम बताए थे जब विद्युत अपघटन NaCl का, तो वहाँ पर भी बताए थे कि इसमें विद्युत अपघटनी सेल का यूज करते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड हमारा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। कैथोड यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं, मतलब धातु प्राप्त होती है, तथा एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो रिएक्शन कैसे होगा दिखाते हैं हम। अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, NaCl तो गलित अवस्था में है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, टूट जाएगा अपने आयनों में, Na+ और Cl-। अब कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पर क्या होगा? Na+ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोडियम आयन है, ये सोडियम धातु है।
नाम हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं नीचे Na+Na। कैथोड सोडियम आयन, सोडियम अगर पूछा जाए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तो हमेशा कैथोड पर अपचयन होता है, याद रखिएगा। एनोड है 2Cl- से Cl2+, Cl2 बन रहा है। क्लोरीन गैस ये किस पर प्राप्त हो रहा है, एनोड पर, और ये क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर अपचयन होता है। तो 3 का तो क्लियर हो गया। मैग्नीशियम, ये अगर सोडियम यहाँ पे होगा, Mg लिख दो, तो Mg पर 2+ होता है, तो Mg पर 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन Mg बना लेना। और क्लोरीन है 2Cl- से, ये क्लोरीन, ये सब में कॉमन होगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, अगर मैग्नीशियम है तो Mg हो जाएगा, Mg पर +2, अगर क्या बोलते हैं कैल्शियम है तो Ca पर +2। मतलब कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त करना हो कैल्शियम तो Ca+2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड से प्राप्त करना हो तो Mg+2 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम की बात है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड से हम एल्युमिनियम नहीं प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त करेंगे, एल्युमिनियम। क्लियर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको सॉल्व करके क्वेश्चन इसका आंसर लिखना है। दूसरा है, कैसे प्राप्त करेंगे कैलेमाइन से जिंक और जिंक ब्लेंड से जिंक। ठीक। अगला है, थर्बिट अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। एक और क्वेश्चन है, और पिछले लेक्चर से गैंग किसे कहते हैं। एक और है क्वेश्चन जो भी बताए थे, परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। कहीं से भी खोज के आपको बना के, नेट से, बुक से, कहीं से भी बना करके इसको रखना है और याद भी करना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब दो हेडिंग और हम लिखवाने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। पहला प्रगलन, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्लियर। अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया प्रायः वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस में कराई जाती है। प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में, भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। उदाहरण है इसका, हीमेटाइट से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित या निस्तापित तथा भर्जित, सांद्रण करेंगे, निस्तापन करेंगे, भर्जन करेंगे। अयस्क में कोक मिलाकर वात्या भट्टी में गलाते हैं, जिससे Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। करना कुछ नहीं है, Fe2O3 कार्बन के साथ हीट करोगे, क्या बन जाएगा, 2Fe+3CO बाहर, या ये दिखा दो, Fe2O3 + 3CO 2Fe+3CO2। अब गालक यहाँ पे नाम आया, तो गालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके उन्हें गलाकर अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ये डिफिनीशन है गालक की। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके उन्हें गलाकर अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गल कर अलग होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, धातु मल। ये डिफिनीशन है, पूछ भी सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। वैसे कहीं इसकी चर्चा भी नहीं की है आपके बुक में, लेकिन पहले था, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने से आपके पेपर में ना है जो आपके सामने मतलब उसका आंसर ना हो, इसलिए इसकी भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। 1-2 बार नज़र के सामने रख करके और ध्यान से लिखेंगे आप लोग, 1-2 बार लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कम से कम माइंड में रहेगा। तो अगर आ गया तो लिखना आसान रहेगा। तो एक गालक की डेफिनेशन और एक प्रगलन की डेफिनेशन। ठीक है। तो गालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। तो इसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। MgCO3 + SiO2, अगर अशुद्धि अम्लीय है तो गालक हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। अम्लीय अशुद्धि है तो गालक क्या होगा, क्षारीय होगा। रिएक्शन होगा, सब आपस में जुड़ जाएंगे। MgSiO3 MgSiO3 ये गल के अलग होगा, बाकी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, उससे हमको खास मतलब नहीं है। तो गल के अलग कौन हो रहा है, MgS मैग्नीशियम सिलिकेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धातुमल। अगर अशुद्धि अम्लीय है तो गालक हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय गालक है। SiO2 अम्लीय अशुद्धि है तो कैल्शियम सिलिकेट मिलेगा।
अगर गालक अम्लीय है, अगर गालक SiO2 देखो यहाँ पे गालक का काम करने लगा, तो SiO2 अगर अम्लीय है तो हमारा अशुद्धि क्या होगी, अगर क्षारीय है तो गालक हम क्या यूज़ करेंगे, अम्लीय क्या बन जाएगा, FeSiO2 आयरन सिलिकेट धातु मल। क्लियर, बस इतना है। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बताएं उसका आंसर दे दीजिएगा, बाकी सब कंप्लीट करिए और 1-2 लेक्चर की और बात है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।